नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में मंत्री का दरबार लगा हुआ है। जन सुनवाई के कार्यक्रम में मंत्रियों के अलावा उनकी सहायता के लिए प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों को भी लगाया गया है। पहले दिन कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और मंत्री हेमाराम चौधरी ने जन सुनवाई की। पहले दिन 50 शिकायतें आई। मंत्री हेमाराम चौधरी ने बताया कि जन सुनवाई में कोविड, स्वास्थ्य सहायक, एएनएम और पंचायत सहायक अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आए। सभी की समस्याओं को हमने सुना और संबंधित अधिकारियों को इस समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। अब जनसुनवाई के बाद कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा कि पेट्रोल डीजल की घटती कीमतों को लेकर के जमकर हमला भी बोला। इसके साथ ही भाजपा पर देश में माहौल खराब करने का आरोप भी मंत्री के द्वारा लगाया गया। देखो, तीन तरह की एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं। जो पहले जो एक्साइज यूपी के टाइम जो एक्साइज ड्यूटी थी, यदि वही लागू कर दे तो अपना सब चीज़ ठीक हो जाए। आज जो एक्साइज ड्यूटी मिल रही है पूरा पैसा उन्होंने अलग कर दिया। केंद्र सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी का पैसा स्टेटों को आ नहीं रहा है, तो गलत नीति की वजह से। अभी ये क्या है, थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल कम किया। पिछली बार जब चुनाव हुए उस समय हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट की वजह से उन्होंने कम कर दिया और धीरे धीरे वापस वो 10-11 रुपये बढ़ गए। अभी थोड़ा पैसा कम कर लिया है, कल से वापस पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसी की समस्या है, किसी की पानी की समस्या है, किसी के भूमि के प्रकृतिकरण की समस्या है, किसी के पट्टे की समस्या है। तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं थी वो लेकर के लोग आए, उनको हमने सुना है, समझा है, उनके आवेदन हमने सबके लिए। तो देख रहे हैं कि जनता दरबार लगा के जन सुनवाई हो रही है और जन सुनवाई से जो सरकार की जवाबदेही है उसको भी तय करने की कोशिश हो रही है। और इस जन सुनवाई से जनता को कितना फायदा मिल रहा है ये भी सवाल अपने आप में है, क्योंकि जन सुनवाई के अंदर जो लोग पहुंच रहे हैं उनके समस्याओं के निस्तारण के निर्देश तत्काल अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। लेकिन पीसीसी दफ्तर में जिस तरह से समस्याओं को हल करने के लिए ये जनता दरबार लगाया गया, उसमें समस्याओं को हल करने के साथ साथ बीजेपी के ऊपर भी निशाना साधा गया, क्योंकि महंगाई इस समय एक बड़ा विषय है। और अभी आपने देखा कि हाल ही में केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी को घटाया, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। और उसी को लेकर के आपने सुना किस तरह से सालेह मोहम्मद ने भी इस बात को कहा कि पहले दाम को बढ़ाया जाता है और उसके बाद उसको कम कर देते हैं और उसके बाद वाहवाही लूटी जाती है और कुछ दिन के बाद ये दाम फिर से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब जब चुनाव आते हैं तब इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो अब ये जो जनसुनवाई हो रही है, इससे राजस्थान की जनता को कितना फायदा मिलेगा और साथ ही साथ जो आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसके भी क्या मायने हैं और उसको किस तरह से समझा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस के दफ्तर में सरकार के मंत्रियों की जनसुनवाई करने के कुछ अहम मकसद हैं। पहला मकसद यह है कि सरकार और पार्टी में बेहतर समन्वय स्थापित हो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहुंच मंत्रियों तक हो, ताकि वो अपने और जनता के काम को मंत्रियों से करवा सकें। इसका दूसरा मकसद यह है कि जनता से मंत्रियों का संवाद बढ़े, ताकि सरकार की छवि जनता में मजबूत हो और सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही भी साबित हो। तीसरा मकसद यह है कि सरकार के मंत्री कांग्रेस के दफ्तर में लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उन्हें हल करके लोगों का कांग्रेस के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं। प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में सरकार यह चाहती है कि जनता के काम होने चाहिए और जनता को काम होते हुए दिखने भी चाहिए। अब माना यह जा रहा है कि इन सभी लक्ष्यों के साथ मंत्रियों ने कांग्रेस के दफ्तर में ये जन सुनवाइयां शुरू की हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि मंत्रियों का जनता से यह संवाद रंग क्या लाता है। क्या कांग्रेस को अपना जनाधार फैलाने में इसका फायदा होगा या फिर नहीं? और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ आर तिवारी जी अभी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आर तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। आर तिवारी जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, चूंकि जो जनता दरबार लगाया जा रहा है और वो भी पीसीसी दफ्तर में हम लोग देख रहे हैं कि जनता दरबार लग रहा है, इसके मायने क्या समझे जाएं? आपसे मैं यह समझना चाहूंगा। देखो, सरकार और संगठन में तालमेल है, ये हमको दिखना भी चाहिए। और जननायक अशोक गहलोत जब तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, तब से उन्होंने अपने मंत्रियों को और विधायकों से कह रखा है कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आप अपने निवास स्थान पर जनता से सीधे जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। दुर्भाग्य से साल भर बाद में कोविड का ऐसा प्रकोप आया कि हम 2 साल तक ये जन सुनवाई के कार्यक्रम हमने स्थगित करने पड़े।
जननायक अशोक गहलोत ने फिर लोगों से जुड़ने के लिए अपने मंत्रियों को और संगठन को हिदायत दी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में वन और पर्यावरण मंत्री माननीय हेमाराम चौधरी और अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री माननीय साले मोहम्मद वहां जन सुनवाई के लिए आए, लेकिन संगठन के हमारे उपाध्यक्ष और सचिव भी बैठे। तो 2 मंत्री सरकार के, 2 पदाधिकारी संगठन के। तो संगठन और सरकार ने मिलकर के आज प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में लगभग 185 लोगों से परिवेदनाएं ली, जो वन और पर्यावरण विभाग से थे और पंचायत और ये अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री के संबंधी थे। और फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि जननायक अशोक गहलोत का सीधा सीधा टारगेट है कि हम जितने जनता से जुड़ेंगे, हमने जो जनता के हितकारी योजनाओं का हमने जो जनता के बीच में प्रसार करना है, उसका लाभ मिलना चाहिए ना। अफसरशाही पर भी लगाम होती है जब अफसरों को पता लगेगा कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी जनता सीधे जाकर के मंत्री से अपनी वेदना कह सकते हैं। तो सरकार के अफसर, चाहे वो IAS हो, RAS हो, बाबू हो, कोई भी हो, उनको लगेगा फरमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी आ सकता है। तो सीधा जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सुलझाने का जो एक अनुपम प्रयोग जननायक अशोक गहलोत कर रहे हैं, आज उसकी परिणति की शुरुआत हुई है। और कल हमारे यहाँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में माननीय लालचंद कटारिया जो कृषि मंत्री हैं, वो अपनी जन सुनवाई के लिए आएंगे और हमारी बहन जाहिदा खान वो आएंगी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम जनता के कामों को करने के लिए कृत संकल्प हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के अंदर दूषित वातावरण बना रखा है मंदिर मस्जिद का, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन RR तिवारी जी, आप ये कह रहे हैं क्योंकि एक तो समन्वय ये दिखना चाहिए और जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। अफसरशाही की आपने चूंकि इसके इस जवाब में बीच में बात की, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि जो योजनाएं बन रही हैं या फिर जो अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि भाई ये फायदा पहुंच जाना चाहिए जनता तक, उसमें कहीं हम लोगों को कोऑर्डिनेशन में कमी दिख रही थी, इसलिए PCC मुख्यालय को चुना गया है कि यहां पर जनता दरबार लगा करके ये संदेश ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहिए? क्या इसको इस तरीके से देखा जाए? मैं ये कह रहा हूं कि सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की भी हो, किसी की भी हो, मंत्री चुना हुआ होता है, विधायक चुना हुआ होता है, ये अफसर 60 साल तक की नौकरी के गारंटी लेकर के आते हैं और उसके बाद में पेंशन भी लेते हैं। इनके दरवाजे जनता के लिए नहीं खुलते। मंत्रियों के, विधायकों के दरबार लगते हैं, उनके यहाँ जन सुनवाई होती है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शुरुआत करने के लिए बात इसलिए थी कि वो जनता का एक कार्यालय है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वहां आम आदमी बिना तामझाम के आता है। IAS अफसर के, IAPS अफसर के तो गेट के ऊपर आपको मिल जाएंगे गार्ड, पुलिस वाले मिल जाएंगे, घुसने नहीं देते। इसलिए जनता सीधा मंत्री से अपनी शिकायत कर सके बिना किसी भेदभाव के। वहां कोई बीच में कोई पर्ची नहीं चलती है। हमारे यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आदमी आता है, ठंडा पानी पिलाया जाता है, उनको बैठने की व्यवस्था है, वहां उनका प्रतिवेदन लेकर के उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं और नंबर से ही उनको बुलाया जाता है। उसमें भी ऐसा नहीं कि तिवारी जी के कोई सिफारिशी आए या किसी विधायक के सिफारिश आए, पहले उनकी जन सुनवाई हो जाएगी। नंबर डलता है, 1 नंबर से जो पहले नंबर पे आएगा पहले उनका नाम पुकारा जाता है। तो यहाँ हम लोग बिना किसी भेदभाव के, और अफसरों को लगना चाहिए कि सरकार के मंत्री काम करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तमाम अफसर या कर्मचारी काम तो करते हैं, लेकिन आप लोग देखते होंगे रोज घूसखोरी कांड में IAS अफसर हैं, IPS हैं, RAS हैं, जो भी किसी भी स्तर का हो, ये जो रिश्वतखोरी का खेल है, इनको गारंटी है ये 60 साल तक यही रहेंगे। इसलिए जनता का दबाव अधिकारियों पे भी रहे और विधायकों और मंत्रियों के ऊपर भी रहे कि वो जब आएंगे, जो समस्या लेके आएंगे उसका निस्तारण। और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर प्रत्येक प्रतिवेदन का हमने रजिस्ट्रेशन किया है। 15 दिन बाद में उनको रिमाइंडर भेजेंगे। मंत्रियों से भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पूछताछ कर सकता है कि फला एप्लीकेशन का निस्तारण का क्या हुआ। तो संगठन सर्वोपरि है। लोकतंत्र में सरकार संगठन से बनती है और हम संगठन को आज प्रायोरिटी पे ले रहे हैं।
और मंत्रियों को भी एहसास करा रहे हैं कि इसी कांग्रेस कार्यालय की बदौलत आप केंद्र राजस्थान के काबीना मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं, जनता के काम करेंगे तो जनता हमें फिर नवाजेगी और फिर आपको काम करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन तो आरव तिवारी जी, क्या इसके जनता बीच में ये भी समझा जाए, देखिए जनता को तो अल्टीमेटली राहत देने की कोशिश होती है, वो सरकार की प्राथमिकता में भी है और वो दिखता भी है, लेकिन संगठन के अंदर जो कार्यकर्ता हैं या जो चुन के विधायक बने और जो मंत्री बन गए, उनके बीच में भी एक सामंजस्य रहे या कोऑर्डिनेशन रहे, इसलिए भी पीसीसी दफ्तर को चुना गया है ताकि वो एक्सेस हो जाए कम से कम कि मंत्रियों तक कार्यकर्ताओं के भी पहुंच रहे। क्या इस वजह से भी पीसीसी दफ्तर में यह जनसुनवाई का कार्यक्रम है? सीधी सीधी सी बात है। मैंने आपको पहले का संगठन सरकार बनाता है, पहले संगठन के आप सदस्य बनते हैं, फिर आप चुनाव लड़ने की हैसियत रखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको विधायक का टिकट मिलता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से जो पार्टी अच्छा काम करती है जनता उनको अपने सर माथे पे बैठाती है। तो हमारी प्राथमिक इकाई संगठन का कार्यकर्ता है, और वो चाहे आज हेमाराम जी बैठे हो, चाहे सालेह मोहम्मद जी हो, कल चाहे लालचंद जी आ रहे हो, चाहे जाहिदा बहन आ रही हो, वो पहले कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता है, फिर सक्रिय कार्यकर्ता बनते हैं, फिर चुनाव में जैसा उनका परफॉर्मेंस होता पार्टी उनको इस लायक बनाती है, उनको विधायक बनाती है, और जनता जब उनको चुनती है और बहुमत में लाती है तो मंत्री बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जननायक अशोक गहलोत चाहते हैं, और अभी हमने उदयपुर का जो हमारा उदयपुर चार्टर का जो हमारा पेज था उसमें भी राहुल गांधी जी ने ये कहा हमें जनता के बीच में जाकर के अपनी बात को कहनी है। हमारे बीच में और जनता के बीच में कई दूरियां आ गई थी, इसलिए देश में कांग्रेस को हमको कहीं नीचा देखना पड़ रहा है। तो जनता के बीच में हमारा नेता, चाहे काबीना मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, सचिव हो, सब मिलकर के जनता की सेवा का संकल्प जो हमने उदयपुर में लिया उसकी परिणति हम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रोज कर रहे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन तक हमारी जन सुनवाई होगी, और अलग अलग विभागों के 2 मंत्री आएंगे, और हमारे संगठन के कई उपाध्यक्ष बैठेंगे, कई महामंत्री बैठेंगे, कभी सचिव बैठेंगे। तो संगठन का, सरकार का और जनता का, तीनों का मेल हमारा होगा। ये त्रिवेणी है और ये संगम बनेगा। राजस्थान की सरकार अगली बार बनेगी जनता के आशीर्वाद से। चलिए, श्याम झा जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। श्याम झा जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। श्याम झा जी, पीसीसी दफ्तर में हम लोग देख रहे हैं कि जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कैसे इसको आप देखते हैं? आपका एक रिएक्शन चाह रहा हूं मैं इसके ऊपर। जी, मैं ये बोलना चाहूंगा, जन सुनवाई का कार्यक्रम तो स्टार्ट कर लिया इन्होंने, लेकिन जिस हिसाब से अंतर कलह है सरकार में आपस में और जो समन्वय की जो कमी है, तो क्या उसका लाभ आम जनता तक पहुंच पाएगा? और एक पीसीसी में जिस हिसाब से इन्होंने जन सुनवाई का जो कार्यक्रम स्टार्ट किया, उसको दूसरा प्रश्न ये उठता है कि केवल जन सुनवाई की आपने अर्जियां ले ली, उसको आगे तक का फॉलोअप और उसका आगे तक का जो समाधान, उसका कुछ आप लोगों ने रूपरेखा तैयार की, गाइडलाइन तैयार की, या केवल दिखाने के लिए कि हम जन सुनवाई का कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आप लोग आकर के आपकी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं? वो एक देखने वाली विषय है। भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जब हमारे पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगा था, तो उस हर एक एप्लीकेशन का फॉलो और वहां पे किसी थाने का विषय तो थाने तक उसका जानकारी लेकर के उसका समाधान कराना, उस विषय पे एक गंभीरता से हम लोग देखते थे, और जिससे ताकि कोई अगर आया है उसकी समस्या का वास्तव में समाधान हो, केवल दिखावा और ढोंग और पाखंड बन के ना रह जाए कार्यक्रम। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से अभी जो कलह है और जो सामंजस्य की जो कमी है आपस में मंत्रियों में, विधायकों में, इस चीज को लेकर के, इस पे ये थोड़ा सा मुझे अंदेशा है कि ये जो जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है, इससे लोगों को कुछ लाभ मिल पाए। आरव तिवारी जी, श्याम झा जी का ये कहना है कि उनको संदेह इस बात का है कि इसका लाभ जनता को मिल भी पाएगा या नहीं। एक तो संगठन और मंत्रियों के बीच में सामंजस्य की कमी उन्होंने ये कहा, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो शिकायतें आप ले भी रहे हैं उसका फॉलो अप कौन लेगा कि भाई उसका निस्तारण हुआ या नहीं हुआ, इसलिए उनको इस पर डाउट है। आरव तिवारी जी, जवाब दीजिए। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हमने अलग से एक रजिस्टर बनाया है। श्याम झा मेरी बात को समझ नहीं पाए या सुन नहीं पा रहे थे,
हमने हर समस्या का एक एक फोटो स्टेट कॉपी हमने रखी है। किस विभाग से संबंधित कौन सी समस्या कौन श्रीमान लेकर के आए, उनका पूरा एड्रेस हमने लिखा है। हर प्रतिवेदन का हमने रजिस्ट्रेशन किया, मोहर लगाते हैं, नंबर 1 2 3 4, तारीख कौन सी है। हम 15 दिन बाद में उन समस्याओं का निराकरण हुआ या नहीं हुआ, संबंधित विभाग के मंत्री को हम पूछताछ करेंगे और उसका जवाब क्या आएगा हम उस संबंधित व्यक्ति को या जो वेदना से आए हैं उनको हम देंगे। और कैसे नहीं होगा जब जननायक अशोक गहलोत सीधे सीधे करें मंत्रियों को काम होना चाहिए, काम नहीं होने का बहाना नहीं चाहिए। ये स्पष्ट है हमारे मुख्यमंत्री जी का, काम नहीं होने का बहाना नहीं, काम होना चाहिए। उसमें अगर कहीं कोई अड़चन आ रही तो मुख्यमंत्री जी खुद तैयार है। और श्याम झा जी को तो पता लग रहा है कि अगली बार सरकार कांग्रेस की आ रही है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पेंशन योजना बंद कर दी थी उसको वापस चालू किया है। कर्मचारी गदगद हैं, वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको और उनके परिवार के लिए जो किया है ओपीएस लागू करके, वो चाहते हैं कि सरकार जनता के लिए काम करने वाली वापस बने और वो सरकार जननायक अशोक गहलोत की होगी। इसलिए श्याम झा जी को लग रहा है कि ये तो वाहवाही लूटने के साथ साथ कामकाज भी होंगे। फिर ये जो बयानवीर नेता है, बयानों के अलावा इन्होंने पूरे 3 साल में 3.5 साल में जनता के मुद्दे पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया। केवल टेलीविजन और अखबारों में बड़े बड़े बयान देकर विपक्ष का रोल निभा रहे हैं। श्याम झा जी, कांग्रेस के कार्यालय में आप भी आइए, स्वागत करता हूं आपका। आप भी कोई अगर परेशानी है तो लेकर के आइए, आप देखिए फिर काम, और फिर आकर के कहना कि हम वहां पर क्या कर रहे हैं, जनता की हम समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं आपको भी न्योता देता हूं। आप चलिए श्याम झा जी, आपकी कोई समस्या है तो लेकर के जाइए, और निराकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है ये वहां पर आप भी तय कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर भी बनाया है, फॉलो अप भी हो रहा है। लेकिन आप लोगों को यह डर सता रहा है कि इस बार सरकार एक बार फिर से कांग्रेस की रिपीट होने वाली है। श्याम झा जी देखिए, मैं बताता हूं आर तिवारी जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि जो एक सामान्य जो समस्या है मुझे जो आम जनजीवन में जो दिखाई देता है, इसलिए जो शहर की जो हालत है, जयपुर शहर की, कचरा उठ नहीं पा रहा है, नगर निगम आपके कंट्रोल में नहीं है, नगर निगम में आए दिन आपके और सरकार और नगर निगम के बीच जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, उसको लेकर के लोगों को जो आपको दिक्कत हो रही है, उसको लेकर के लोग परेशान है, त्रस्त है। बिजली का जो बिल है उसको, ये हमारी समस्याएं हैं। आप बताइए बिजली का बिल कब कर सकते हैं, मेरी ये समस्या है। आप पहुंचाइए अशोक गहलोत जी तक मेरी समस्या और इसका निस्तारण करवाइए। जो शहर की जो सफाई व्यवस्था है उसको थोड़ा दुरुस्त करा दीजिए, ये मेरी समस्या है। जो बिजली कटौती है उसको थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, ये मेरी समस्या है। आप समस्या का निराकरण कराइए, मैं बहुत बहुत आभारी होऊंगा आपका। थोड़ा सा जयपुर शहर सुंदर लगे, स्वच्छ लगे, तो ये आप सरकार अशोक गहलोत की जरूर, अब हम भी चाहेंगे क्या अच्छा अगर काम करती है सरकार अशोक गहलोत की, और जनता को अगर अच्छा लगता है तो जनता निर्णय करेगी, रिपीट करेगी। आर तिवारी जी जवाब दीजिए। आवाज एक शब्द नहीं आया सर। चलिए मैं बता देता हूं। श्याम झा जी कह रहे हैं कि भाई देखिए, आपने कहा कि आप समस्या लेकर के आइए, तो उन्होंने समस्या बता दी। कह रहे हैं कि सड़क पर देखिए कूड़े का ढेर लगा हुआ है, साफ सफाई है नहीं, बिजली आती नहीं है, ये तमाम समस्याएं श्याम झा जी कह रहे हैं। इसी का निस्तारण करवा दीजिए, जयपुर शहर खूबसूरत और सुंदर लगने लग जाए। वो तो आपको यहीं से बता रहे हैं, और उसका निस्तारण करवाइए। श्याम झा, आपको पता है यूनेस्को ने कांग्रेस के शासन में जयपुर को ऐतिहासिक दर्जा दिया है, विरासत का दर्जा दिया है। बिना साफ सफाई के नहीं होता। काम किया है जननायक अशोक गहलोत के नेतृत्व में। जयपुर में हेरिटेज में पहली बार कांग्रेस के बहुमत से हमने मेयर बनवाया है। श्याम झा, ये छोटी छोटी बातें छोड़ो। जनता दरबार में जब मंत्री आ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यालय में आ रहे हैं, तो आप उनकी समस्याओं को देखने के लिए पधारो। ये सफाई की समस्या तो रोज की है, रोज कूड़ा इकट्ठा होगा, रोज साफ होगा। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, सादर आप आइए। और रहा बिजली का,
केंद्र सरकार ने अडानी को जो आपने निजी खाने दे दी, अडानी को आप लोगों ने अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के लिए कोल इंडिया की खानों का आपने उत्खनन नहीं बंद कर दिया। राजस्थान को कोयला जितना चाहिए बिजली पैदा करने के लिए आप दिला नहीं पा रहे हो। रेल मंत्री खामोश है, ऊर्जा मंत्री खामोश है और कोयला मंत्री खामोश है। देश के प्रधानमंत्री जी को मालूम है देश के 16 राज्यों में बिजली का संकट है। शाम जहां राजस्थान ही अछूता नहीं है, फिर भी जननायक अशोक गहलोत ने बड़े उद्योगों का 50% हमने औद्योगिक बिजली काट करके गांव और गरीब को और किसान को और आम आदमी को बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की है। मैं फिर कह रहा हूं, बयानवीर नेता टेलीविजन पर अखबारों में छपते हैं, जनता से सीधी जुड़ी हुई बातों का इनका कोई संबंध नहीं है। कोयले की सप्लाई केंद्र सरकार के हाथ में, रेल का रैक देना इनके हाथ में, इसमें राजस्थान की सरकार का कहां हाथ है? हमको जितना कोयला चाहिए आप नरेंद्र मोदी जी से कह करके उतना कोयला राजस्थान को दिला दो। राजस्थान की जनता को हम बिजली की कमी का महसूस नहीं होने देंगे। श्याम झा जी। श्याम झा जी जवाब दीजिए। तिवारी जी, आप तो सीधे सीधे ये बता, आप कोल इंडिया का पैसा दीजिए। कोल इंडिया सबको कोयला देता है, आपको क्यों नहीं देगा? और कोल इंडिया जिन जिन राज्यों को कोयला दे रहा है उससे कोई महंगे दाम में तो आपको देता नहीं है। तो बिजली महंगी क्यों है यहाँ पे राजस्थान में? पूरे देश भर में सबसे ज्यादा बिजली क्यों महंगी है यहाँ पे, वो बता दीजिए। और रही बात, अब बार बार केंद्र सरकार का रोना बंद कीजिए। कोल इंडिया का पैसा चुकाइए, कोल इंडिया आपको कोयला देगा। यहाँ कोल इंडिया क्या खुद को बेच के कोयला देगा आपको? पुराना चुकाते नहीं है, बस कोल इंडिया केंद्र सरकार, ये सब रोना धोना बंद करिए। अच्छा नहीं लगता, आप इतने वरिष्ठ आदमी है, सब कुछ जानते पूछते, गुमराह मत कीजिए। चलिए श्याम झा जी, आपने जो बात उठाई है इसका जवाब मैं आर तिवारी जी से लूंगा और आर तिवारी जी देखते हैं कि इसका जवाब क्या देते हैं। और सवाल इसी बात का है, चूंकि जो समन्वय बनाने की बात है या फिर जिन समस्याओं के निस्तारण की बात है वो तभी हो पाएगा जब इन समस्याओं के ऊपर सही तरीके से गौर किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएं।